नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब सभी जानते हैं इस बात को कि जून 2024 जो छात्र छात्राएं यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जिनका भी है उनके लिए ये नया बैच स्टार्ट हुआ है जो जून 2024 में यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनका जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जो टॉपिक्स थे, सिद्धांत, विचारक, संविधान, आईआर, तुलनात्मक और लोक प्रशासन, उसमें हम बात कर रहे थे लोक प्रशासन के बारे में। और लोक प्रशासन में प्रबंधन का टॉपिक चला, संगठन चल रहा था, उसके बाद संगठन में संघर्ष प्रबंध के बारे में हम लोग कल देखा। तो एक संघर्ष प्रबंध के बारे में कल हमने देखा। तो उसी संघर्ष प्रबंध में प्रबंधन का एक सिद्धांत जिनका था मैरी पार्कर फोलेट साहब, मैरी पार्कर फोलेट जी का था। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न अच्छे खासे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में बनते हैं पॉलिटिकल साइंस में, मैरी पार्कर फोलेट जी का। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, जितने विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं, बिहार पीजीटी के लिए क्लास 5 बजे से है डियर। बिहार एस्टेट पॉलिटिकल साइंस क्लास 5 बजे से है और बिहार टीजीटी की भी क्लास चल रही है। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल है, तमाम चीज़ें हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। ललिता जी, बंदाएं सभी लोगों को गुड इवनिंग सभी लोग को। तो जो भी छात्र छात्राएं यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, उनके लिए क्लास है। 5 बजे से बिहार की क्लास है, बिहार एस्टेट पॉलिटिकल साइंस की। अभी वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे थंबनेल लगा हुआ है, क्लास लाइव है। तो यूजीसी नेट जेआरएफ के जितने बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि नया बैच स्टार्ट हो चुका है। और नए साल के इस अवसर पर आप सभी लोगों को 80% की छूट दी गई है। 80% यानी 80% की छूट दी गई है, चाहे आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी, जीआईसी, नेट जेआरएफ, बिहार एस्टेट है, सीटेट, जितने भी एग्ज़ाम हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन सभी के लिए आप सभी के लिए बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो जो छात्र छात्रा अभी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रही हैं, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं 80% छूट का लाभ उठा सकते हैं। फर्स्ट पेपर भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको संस्था के नंबर पे 96 28 95 92 37 9628 959237 पे कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 8318489291 पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और पॉलिटिकल साइंस में जो हमारा टॉपिक चल रहा था लोक प्रशासन प्रबंधन का टॉपिक हम देख रहे थे। कल हमने संघर्ष प्रबंधन के बारे में देखा था, उसी में एक टॉपिक आता है अलग से आपका, मैरी पार्कर फोलेट का प्रबंधन का सिद्धांत क्या था। हम उनके बारे में देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैरी पार्कर फोलेट जी के बारे में हम जब बात करते हैं, सबसे पहले बात तो ये जान लीजिए कि इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1868 को क्विंसी मैसाचुसेट्स में। और इनके माता पिता का नाम अगर बात करें तो चार्ल्स और एलिजाबेथ फोलेट था। ठीक है। और इनका निधन जो हुआ था 18 दिसंबर 1933 को बोस्टन में हुआ था। और इनकी शिक्षा जो थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और रेड क्लिफ कॉलेज से इन्होंने पास आउट की थी, पढ़ी थी। और इन्होंने जो रचनाएं लिखी थी, रचनाएं कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई कृतियाँ, यानी रचनाएं मैरी पार्कर साहब जी की, मैम की जो भी रचनाएं थी, रचनाएं क्या थी, जैसे इनकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष 1896 में, द न्यू स्टेट थी एक 1918 में, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, क्या नाम है, यहाँ पे लिखा है नाम, देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ये इनकी किताब थी, 1924 में प्रकाशित हुई थी। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, द कलेक्टेड पेपर्स ऑफ मैरी पार्कर फोलेट इन 1942 में। ये किताबें हैं इनकी, ये कृतियां हैं, ये इनकी रचनाएं हैं मैरी पार्कर फोलेट जी की, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई, याद रखिएगा। ये नेट जेआरएफ में पॉलिटिकल साइंस में यहाँ से प्रश्न बने हैं इनकी किताबों को लेकर के। और जो छात्र छात्राएं जून में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर वो एडमिशन चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो संस्था के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये इनकी रचनाएं हो गई। आगे चलते हम लोग बात करते हैं, स्टार्टिंग इनकी लाइफ के बारे में देखें हैं तो इनका जन्म जैसे मैंने बताया 3 सितंबर 1868 को क्विंसी में हुआ था। इन्होंने ब्रेंट्री
मैसाचुसेट्स में थायर एकेडमी में, कौन सी एकेडमी? थायर अकादमी में अध्ययन किया, जहां उन्होंने अपने बाद के कई विचारों को प्रेरित करने का श्रेय अपने शिक्षक को दिया था, अपने एक शिक्षक को दिया था जिन्होंने उनको प्रेरित किया था। और 1894 में 1894 में उन्होंने अपनी विरासत का उपयोग किया। विरासत का उपयोग का मतलब जो है हार्वर्ड द्वारा प्रायोजित सोसाइटी फॉर कॉलेजिएट इंस्ट्रक्शन ऑफ वुमेन में अध्ययन करने के लिए किया। वहाँ पे भी उन्होंने अध्ययन किया और बाद में 1890 में कैम्ब्रिज में इंग्लैंड के न्यूनहैम कॉलेज में अध्ययन किया एक साल तक। फिर उन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज में भी अध्ययन किया। यहाँ पे उन्होंने पढ़ाइयाँ की। और आगे चलते हैं, ये तो इनका एजुकेशन यहाँ पे हुआ। और 1898 में इन्होंने, फॉलेट ने रेडक्लिफ से सुम्पा कम लाउड में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। ग्रेजुएशन फॉलेट में किया था इन्होंने रेडक्लिफ से। और उनका शोध 1896 में, जो उनका रिसर्च था, जो उनका शोध था 1896 में। फिर 1909 में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, जो मैंने अभी कृतियां बताई ना, रचनाएं बताई, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सभी लोग को। जो उनकी रचनाएं मैंने अभी आपको बताई उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। उनका जो शोध था पहले 1896 में, फिर 1909 में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष, ये नाम, ये हेडिंग थी, के रूप में प्रकाशित हुआ था। और इनकी आजीविका की अगर हम बात करें तो फॉलेट ने 1900 में बोस्टन में, कहाँ पे? बोस्टन में रॉक्सबरी नेबरहुड हाउस में एक स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया था। सामाजिक कार्यकर्ता स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से काम करना शुरू किया था। यहाँ उन्होंने गरीब परिवारों, कामकाजी लड़कों और लड़कियों के लिए मनोरंजन, एजुकेशन यानी शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने में मदद की थी। यानी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप से इन्होंने यहाँ पे काम किया था और स्वेच्छा से किया था, मैरी पार्कर फॉलेट जी ने। फिर 1908 में फॉलेट ने स्कूल भवन, जो स्कूल की बिल्डिंग्स होती थी, स्कूल भवनों के विस्तारित उपयोग पर महिला नगर लीग समिति की अध्यक्ष बनी। किसकी? महिला नगर लीग समिति की अध्यक्ष बनी, जो घंटों के बाद स्कूल खोलने के आंदोलन का हिस्सा थी। स्कूल बहुत देर से खुलता था, कई घंटों के बाद खुलता था, वो उसी आंदोलन का हिस्सा था। महिला नगर लीग समिति उसी की अध्यक्ष बनी। क्योंकि सब, ताकि समुदाय गतिविधियों के लिए इमारतों का उपयोग कर सकें, कि जो बिल्डिंग्स हैं उनका यूज किया जा सके। 1911 में इन्होंने अन्य लोगों के साथ इन्होंने ईस्टर्न बोस्टन हाई स्कूल सोशल सेंटर खोला। क्या खोला? ईस्ट बोस्टन हाई स्कूल सोशल सेंटर खोला। उन्होंने बोस्टन में और जो अन्य सामाजिक केंद्र थे उसको भी स्थापित करने में इनका, मैरी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। 1917 में फॉलेट ने नेशनल कम्युनिटी सेंटर एसोसिएशन, नाम देख लीजिएगा, नेशनल कम्युनिटी सेंटर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का पद इन्होंने संभाला। फिर 1918 में उन्होंने समुदाय, लोकतंत्र और सरकार पर अपनी पुस्तक लिखी, प्रकाशित की। 1918 में, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी आपको, पुस्तक का नाम था द न्यू स्टेट। याद रखिएगा, किताब पूछी गई है, ठीक है, ये प्रकाशित की। फिर इसके बाद 1924 में एक और पुस्तक लिखी, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, प्रकाशित की, और जिसमें समूह प्रक्रियाओं में लोगों के बीच में जो रचनात्मक बातचीत होती थी। समूह प्रक्रिया मतलब कई लोगों का समूह होता था, जो समूहों में लोगों की जो बातचीत होती थी उसके बारे में उनके विचार थे उसमें, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद उनके विज्ञापन की बात अगर करें, उन्होंने इजोबेल एल ब्रिग्स के साथ, किसके साथ? इजोबेल एल ब्रिग्स, ये नाम है, के साथ 30 सालों तक बोस्टन में एक घर साझा किया, मतलब एक साथ घर में रहते थे। 1926 में क्या हो गया, ये इजोबेल एल ब्रिग्स साहब जो थी, इनके मृत्यु हो गई। जब डेथ हो गई, डेथ के बाद फॉलेट रहने और काम करने और ऑक्सफोर्ड में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड, यहाँ निकल ली, इंग्लैंड। फिर 1928 में फॉलेट ने राष्ट्र संघ और जिनेवा में, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, 1928 में फॉलेट ने राष्ट्र संघ और फिर जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, के साथ परामर्श किया। वहाँ कुछ समय के लिए
रेड क्रॉस की डैम कैथरीन फर्से के साथ ये लंदन में रही, इंग्लैंड के बाद वहाँ लंदन में रही है फिर ये, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लंदन में रही। और अपने बाद के वर्षों में फॉलेट साहब व्यवसाय जगत में, जो फॉलेट जी थी, व्यवसाय जगत में एक लोकप्रिय लेखिका और व्याख्याता बनी, ठीक है। और 1933 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में व्याख्याता थी, याद रखिएगा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये व्याख्याता थी। और उन्होंने संगठनात्मक प्रबंधन, ये देखिए संगठनात्मक प्रबंधन, इस संगठन में जो प्रबंधन की बात होती है उस पर राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को व्यक्तिगत सलाह भी दी थी। जो राष्ट्रपति थे उस समय उनको उन्होंने एडवाइस भी दिया था, ठीक है, ये था। अब इन्होंने प्रबंधन सिद्धांत जो बताया वो क्या बताया, इनकी थ्योरी पे आते हैं। देखिए जब इन्होंने प्रबंधन सिद्धांत के बारे में बात किया तो मैं आपको बताऊं, यहां पे प्रबंधन सिद्धांत के बारे में जब उन्होंने बात किया तो फोलेट ने प्रबंधन में यांत्रिक या परिचालन संबंधी जोर के बराबर मानवीय संबंधों पर जोर देने की वकालत की थी। किस पे उन्होंने वकालत की थी? मानवीय संबंधों पर इन्होंने ज़्यादा फोर्स किया था, इसकी ज़्यादा वकालत की थी। उनका काम फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, नाम सुना है आप लोगों ने, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन, जो वैज्ञानिक प्रबंधन की बात टेलर साहब करते हैं, उस वैज्ञानिक प्रबंधन के विपरीत था और उसके अपोजिट था। क्या था हम बात करते हैं अभी, फ्रैंक और लिलियन गिलब्रेथ द्वारा, और क्या है, फ्रैंक और लिलियन गिलब्रेथ द्वारा उसको प्रचारित किया गया था, जिसने समय और गति अध्ययन पर जोर दिया था, ठीक है, गति अध्ययन पर जोर दिया था। यह दृष्टिकोण मानव मनोविज्ञान और उन तरीकों को ध्यान में नहीं रखते हैं जिनमें काम की मांग व्यक्तिगत जरूरतों के साथ संघर्ष में हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, यह दृष्टिकोण मानव विज्ञान और उन तरीकों को ध्यान में नहीं रखते हैं जिनमें काम की मांग व्यक्तिगत जरूरतों के साथ संघर्ष में हो सकती है, बल्कि उन्होंने क्या किया, फोलेट जी ने मानवीय गतिविधियों, जो ह्यूमन एक्टिविटीज थी, उस मानवीय गतिविधियों का विज्ञापन को मशीनी प्रक्रियाओं के रूप में माना जिन्हें बेहतर परिणाम देने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। ये सर इनके स्टार्टिंग के जीवन की बात हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी इसमें कुछ खास है। इनकी किताबों के नाम याद रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा और इनकी मृत्यु याद रखिएगा। अभी थ्योरी तो हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे इनके डेथ के बारे में बताया गया है। तो इनकी मृत्यु 1933 में हुई थी, बोस्टन की यात्रा पे थी है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई और बोस्टन स्कूल सेंटर के साथ उनके काम के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था, और जिसमें समुदाय के लिए घंटों की प्रोग्रामिंग को बढ़ावा देना भी शामिल था। कहने का सेंस ये है, ये बोस्टन जा रही थी, बोस्टन की यात्रा पर थी और 1933 की बात थी, उसी दौरान इनकी डेथ हो गई। और बोस्टन स्कूल के साथ इन्होंने जो काम किया था बहुत लंबे समय तक, उसके लिए पार्कर जी को सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके थ्योरी की। अभी तुमने इनके बारे में देखा, कहाँ पैदा हुई, इनके मम्मी पापा का नाम क्या था, इनकी किताबें क्या थी, कैसे इनकी कब इनकी डेथ हुई और कैसे इन्होंने जीवन यापन किया, पहले कहाँ किसके साथ 30 साल तक रही, फिर लंदन गई, वहाँ पर रही, फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, फिर उसके बाद राष्ट्र संघ में रही, काम किया, वो सब ठीक है। अब हम बात करते हैं मैरी पार्कर फोलेट का प्रबंधन सिद्धांत क्या होता है। देखिए, फोलेट पहले लाइन से ही क्वेश्चन बना है, जिन्हें आधुनिक प्रबंधन की जननी के रूप में जाना जाता है। किसके? आधुनिक प्रबंधन के एग्जाम में पूछा जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, यूजीसी नेट जेआरएफ में प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक प्रबंधन की जननी के रूप में हम किसे जानते हैं, तो मैरी पार्कर फोलेट जी को जानते हैं हम। उनका मानना था कि प्रबंधन जो है लोगों के माध्यम से काम करने की कला है। क्या मानना था इनका कि प्रबंधन क्या है? लोगों के माध्यम से काम कराने की कला है, कि लोगों के माध्यम से हम काम कराएं। ये एक मैनेजमेंट कहलाता है, ये एक प्रबंधन कहलाता है कि हम लोगों का इस्तेमाल करके उनके थ्रू क्या करें, कोई काम कराएं, तो ये कला है, ये प्रबंधन है, ऐसा फोलेट जी मानती थी। किसी भी लाभकारी उद्यम का प्रबंधन नहीं किया उन्होंने कभी भी, फोलेट जी ने, इन्होंने कभी भी किसी लाभकारी उद्यम का प्रबंधन नहीं किया, लेकिन उसने प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों को नियोक्ताओं पर अधिकार देने के बजाय
अधिकार देने के बजाय उन पर अधिकार जमाने और संघर्षों को हल करने के लिए श्रमिकों के साथ सहयोग करने के महत्व पर बहुत ही मूल्यवान दृष्टि रखी। क्या किया? फोलेट जी ने प्रबंधन को मतलब ये बताया कि प्रबंधन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, कि लोगों के माध्यम से काम कराने की एक कला है। हालांकि उन्होंने कभी भी किसी उद्यम का प्रबंधन नहीं किया, किसी भी उद्योग में मैनेजमेंट का काम नहीं किया, किसी भी इंडस्ट्री में, लेकिन जो प्रबंधक होते थे, हर जगह के संगठन का जो प्रबंधक होता है, उन प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों को नियोक्ताओं पर अधिकार देने के बजाय उन पर अधिकार जमाने और जो संघर्ष होता है उन संघर्षों को हल करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि जो काम करने वाले लोग आपके यहाँ हैं, श्रमिक आपके यहाँ हैं, उन श्रमिकों के साथ सहयोग करने के महत्व पर फोकस किया कि आप उनके साथ सहयोग की भावना रखें। ये इनकी थ्योरी में बताया गया कि आप उनके साथ सहयोग की भावना रखें। फिर फोलेट साहब ने प्रसिद्ध रूप से कहा है कि नेतृत्व को शक्ति के प्रयोग से परिभाषित नहीं किया जाता। फोलेट साहब ने क्या कहा कि नेतृत्व को, लीडरशिप को पावर के इस्तेमाल से, शक्ति के प्रयोग से परिभाषित नहीं किया जाता है, बल्कि नेतृत्व करने वालों के बीच शक्ति की भावना को बढ़ाने की क्षमता से परिभाषित किया जाता है। इन्होंने क्या कहा? मैरी पार्कर फोलेट जी ने कहा कि जो नेतृत्व होता है, जो लीडरशिप होता है, उस नेतृत्व को शक्ति के प्रयोग से हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि जो बहुत पावरफुल है तो आप नेतृत्व करेंगे, नहीं। उन्होंने कहा नेतृत्व करने वालों के बीच शक्ति की भावना बढ़ाने की क्षमता से परिभाषित किया है। याद रखिएगा, नेतृत्व को। नेता का सबसे आवश्यक कार्य अधिक नेता बनाना है। उन्होंने कहा है कि जो नेता होते हैं उनका सबसे अधिक कार्य, आवश्यक कार्य क्या है? अधिक नेता बनाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिशियंस बनाएं। फोलेट साहब ने समन्वय के इन सिद्धांतों का अभ्यास किया, जिससे उनके प्रबंधन के सिद्धांत को विकसित करने में मदद मिली। तो इन्होंने नेतृत्व को शक्ति के प्रयोग से परिभाषित नहीं किया कि नेतृत्व जो है वो शक्ति के प्रयोग से ही वो हो सकता है, नहीं, बल्कि इन्होंने क्या कहा कि नेतृत्व करने वालों के बीच शक्ति की भावना को बढ़ाने की क्षमता, उससे परिभाषित किया। उन्होंने कहा है कि नेता जो होता है उसका काम ये नहीं होता है कि भैया आप पैसा कमाओ, नहीं, नेता का काम जो होता है, सबसे आवश्यक कार्य जो होता है, वो अधिक नेता बनाना होता है। फोलेट साहब ने किया था ये अपने विचार में इस बात को उन्होंने रखा था, मैरी पार्कर फोलेट साहब ने। फिर उन्होंने क्या कहा? दूसरी बात उन्होंने बताई थी सीधा संपर्क, डायरेक्ट कनेक्शन की बात की थी। जो संगठन में कर्मचारी काम करते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, उन कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच सीधा संपर्क, उन कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच में सीधा संपर्क संगठन को संघर्ष और गलतफहमी से बचने में मदद करता है। कि अगर जो संगठन में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, जो संगठन के प्रबंधक होते हैं, अगर उनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन हो, सीधा संपर्क हो, अपनी बात वो रख सकते हैं, वो सुन सकते हैं, अगर ऐसा हो तो संगठन में जो संघर्ष होता है और जो गलतफहमी होती है उससे बचा जा सकता है। नियमित बैठक आयोजित करना, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से असाइनमेंट पर चर्चा करना, इस सिद्धांत का अभ्यास करने का एक सरल तरीका है। ठीक है, कि नियमित बैठक करें, और जब किसी चीज पे संगठन काम कर रहा है तो जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है उनको उनके साथ पर्सनली उस असाइनमेंट पे, उस टॉपिक पे, उस मुद्दे पे चर्चा करना, ये सब बताया है, सीधा संपर्क होना बताया है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया है, अगला बताया प्रारंभिक चरण। अब ये प्रारंभिक चरण का मतलब क्या है? फोलेट जी के अनुसार प्रबंधकों को सीखना चाहिए और समन्वय में तुरंत महारत हासिल करनी चाहिए। प्रारंभिक चरण ये उन्होंने बताया है कि संगठन में जो इन्होंने प्रबंधन की थ्योरी बताई उसमें उन्होंने कहा है कि प्रबंधकों को सीखना चाहिए हमें, और सही बात है, कोई प्रबंधक ही नहीं, कोई भी इंसान हो, हर इंसान को हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए कि कितनी चीज़ें हम कितनी आसानी से, कितनी जल्दी हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो प्रबंधकों को सीखना चाहिए और समन्वय में तुरंत महारत हासिल करनी चाहिए। किसी भी कर्मचारी को
अगले से कम महत्वपूर्ण महसूस नहीं करना चाहिए कि ये कर्मचारी जो है उस कर्मचारी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ओल्ड है, ये यंग है, इस तरीके से वो ज़्यादा काम करता है, ये कम काम करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो दूसरे की पूरक है। सही बात है, जो कर्मचारी होते हैं सबकी अपनी भूमिका होती है, चपरासी से लेकर के मैनेजर तक, संगठन में काम करने वाले लो पोस्ट से लेकर के हाई पोस्ट तक, सबकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, सबकी अपनी एक भूमिका होती है। फिर उन्होंने बताया कि पारस्परिक संबंध, मतलब कहा कि संगठन में काम करने वाले जो प्रत्येक कार्यकर्ता हैं पदानुक्रम में अपने स्तर की परवाह किए बिना अपना वजन बढ़ाने और संगठन के बाकी हिस्सों के साथ एकीकरण करने, क्या करने, एकीकरण करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि संगठन में काम करने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने पदानुक्रम की चिंता ना करें कि हम इस पद पे हैं, वो तो हमसे नीचे है, उससे तू तड़ा करके बात करेंगे, तमीज से बात नहीं करेंगे। इसकी परवाह किए बिना अपना वजन बढ़ाने का मतलब शरीर का वजन बढ़ाने से नहीं है। वजन का मतलब आप अगर बातों को रखें तो लोग आपकी बातों का लोड ले कि हाँ ये बंदा कह रहा है कुछ तो बात है, ठीक है, ये होना है। और संगठन के बाकी हिस्सों के साथ एकीकरण करने के लिए जिम्मेदार है कि संगठन के जो बाकी हिस्से हैं सबके साथ एक जैसा बिहेव करें, मिलकर रहें। किसी भी एक व्यक्ति को दूसरे से कम या अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, यह एक टीम प्रयास है। यह क्या है, एक टीम प्रयास है। तो प्रबंधन को लेकर उन्होंने बताया है कि प्रबंधन किसी भी संगठन में प्रबंधन का तो बहुत बड़ा रोल होता है, और प्रबंधन में उन्होंने कहा कि प्रबंधन में जो भी कार्य होते हैं वो टीम प्रयास होता है। अकेला आदमी वैसे कुछ नहीं उखाड़ सकता, अकेला चना कब तक भाप फोड़ेगा। फिर उन्होंने बताया है सतत प्रक्रिया। सतत का मतलब होता है लगातार, तो लगातार हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसीजर होना चाहिए। प्रबंधकों को समन्वय बनाए रखना चाहिए और इन सिद्धांतों को यूं ही ना सीखें, उनके बारे में भूल ना जाएं। आप जो भी करते हैं उसमें उन्हें शामिल करें। इन्होंने कहा कि सतत प्रक्रिया, जैसे क्या कह रहे हैं, सतत का मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि प्रबंधकों को समन्वय बनाए रखना चाहिए, बिल्कुल सामंजस्य बना के रखिए, समन्वय बना के रखिए। और कहा है कि इन सिद्धांतों को यूं ही ना सीखें, उनके बारे में भूल ना जाएं। आप जो कुछ भी करते हैं उसे उनमें शामिल करें। आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें समन्वय को जरूर शामिल करिए कि आपस में मिल के, समझ के, सूझबूझ के उसका इस्तेमाल करें। फिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि संगठन जो होता है ना वो अक्सर कर्मचारियों की संतुष्टि पर निर्भर होता है। अगर समन्वय की भावना नहीं रहेगी संगठन में, आपस में सहयोग की भावना नहीं रहेगी, कोई भी कर्मचारी अगर असंतुष्ट रहेगा तो भला वो कैसे काम करेगा। आप बताइए, जाहिर सी बात है, सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। पारस्परिक नेता कार्यकर्ता संबंधों का निर्माण मनोबल बढ़ाता है। जो संगठन में काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं, उच्च पदाधिकारी से लेकर निम्न तक, अगर वो मिलकर काम करते हैं, उनके संबंध आपस में अच्छे होते हैं, तो वो क्या कहता है, निर्माण मनोबल बढ़ाता है और एक खुले सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देता है कि भैया यहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर है कि सब मिल के काम करते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, जो कर्मचारियों को संघर्ष से बचने के बजाय उसका अनुमान लगाने और उसका समाधान करने में सक्षम बनाता है। कि ऐसा ना हो, अगर आपस में समन्वय नहीं है संगठन में, उच्च पदाधिकारी से लेकर के निम्न पदाधिकारी तक अगर आपस में समन्वय की भावना नहीं है तो लोग संघर्ष से बचने की कोशिश करेंगे। छोड़ो, उससे नहीं बात करेंगे, आप फर्जी बोल देगा, गुस्सा लग जाएगी, एक आध झापड़ मार देंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। तो संघर्ष से बचने के बजाय उसका अनुमान लगाने और उसका समाधान करने में सक्षम बनाता है अगर समन्वय की भावना होती है तो। इसके अलावा जब संघर्ष उत्पन्न होते हैं, जब संघर्ष की स्थिति बन जाती है, तो एक पूर्व स्थापित पारदर्शी संचार प्रणाली, कौन सी प्रणाली, संचार प्रणाली हुई पारदर्शी, बिना किसी भेदभाव के संचार प्रणाली इच्छाओं बनाम जरूरतों के बारे में ईमानदार चर्चा की सुविधा प्रदान करती है। एक पारदर्शी संचार प्रणाली
संचार मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है कि अगर कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस दौरान कैसा कम्युनिकेशन सिस्टम हो, लोग अपनी बातों को वो भी रखें, वो भी अपने बातों को रखें, आपस में सुनेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। हो सकता है कि गलतफहमी हो गई हो जिसकी वजह से संगठन में संघर्ष की स्थिति है, तो उस पारदर्शी संचार प्रणाली इच्छाओं बनाम जरूरतों के बारे में ईमानदार चर्चा की सुविधा प्रदान करती है कि आराम से बैठकर चर्चा करेंगे आखिर संघर्ष की स्थिति क्यों बन रही है, क्या लॉजिक है उसके पीछे। इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए जीत की स्थिति की अनुमति देती है। यानी अगर संचार प्रणाली पारदर्शी होगी, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है, लोग आपस में कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेट होंगे, तो शायद उससे क्या हो जाएगी, जीत की स्थिति की अनुमति देती। हाँ चलो जीत हासिल हुई, एक अफवाह थी, गलतफहमी थी जिसके आधार पर संघर्ष की स्थिति बन रही थी। फोलेट का सिद्धांत और प्रबंधन दर्शन कंपनी के समग्र व्यवसायिक लक्ष्यों में सफल कर्मचारी जुड़ाव को शामिल करके छोटे व्यवसायों और कर्मचारी प्रथम व्यवसाय मॉडल की सहायता करता है। अब सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो फोलेट का सिद्धांत और प्रबंधन दर्शन है, कंपनी जो संगठन है, कंपनी है, उसके समग्र व्यवसायिक जितने भी लक्ष्य हैं, जो टारगेट हैं, में सफल कर्मचारी जुड़ाव को शामिल करके, सफल कर्मचारी जुड़ाव को शामिल करके कर्मचारियों को भी जोड़ के चलना है कि आपके लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करने हैं तो कर्मचारियों का जुड़ाव होना बहुत आवश्यक है। शामिल करके छोटे व्यवसायों और कर्मचारी प्रथम व्यवसाय मॉडल की सहायता करता है, ये चीज होना बहुत जरूरी है। समूह शक्ति का उनका सिद्धांत जिम्मेदारी, सहयोग और संचार को, किसको, जो समूह शक्ति का उनका सिद्धांत है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे, आपस में समन्वय होगा, उच्च अधिकारी अपने पदानुक्रम की चिंता नहीं करेंगे, ये मेरा पद बड़ा है, इसका पद छोटा है, तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, नहीं, सीधा संपर्क होना चाहिए। तो उस समूह शक्ति का उनका सिद्धांत क्या कहता है कि जिम्मेदारी, सहयोग और संचार को और कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए पदानुक्रम की परवाह किए बिना कि हम किस पद पे हैं, वो छोटे पद पे हैं, व्यवसाय के हर स्तर पर कर्मचारियों को स्वामित्व देता है कि हर स्तर पर जो कर्मचारी हैं वो इस तरह से काम करें कि वो अपना काम खुद कर रहे हैं, वो उस काम के मालिक हैं। अगर बिना पदानुक्रम यानी पद के चर्चा, पद के बारे में सोचे बिना कि हम तो उच्च पद पे हैं और निम्न पद पे हैं, इसको सोचे बिना अगर काम करते हैं तो जो होगा संगठन में प्रबंधन जो होगा बहुत बेहतरीन होगा। फोलेट के सिद्धांतों का उपयोग करना। फोलेट के प्रबंधन सिद्धांत में 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। क्या है? 3 प्रमुख सिद्धांत हैं और उनका उपयोग करने से नेताओं और कर्मचारियों के बीच पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, जो आपके कर्मचारियों को सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, आपस में समन्वय, सामंजस्य की स्थिति पैदा होगी। तो इन्होंने क्या कहा, इनका जो सिद्धांत है उसके 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। क्या है? पहला है एकीकरण। क्या है? एकीकरण। फोलेट ने यह तर्क दिया कि व्यवसाय के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सभी स्तर के श्रमिकों को एकीकृत होना चाहिए। सभी स्तर के, उच्च स्तर से लेकर के मध्यम स्तर, उसके लिए सबसे निचले स्तर, सभी स्तर के श्रमिकों को एकीकृत होना चाहिए, एक होना चाहिए। आपस में पार्शियलिटी, भेदभाव, इन सभी की भावना जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई संघर्ष होता है तो धक्का देने के बजाय खींचने का सचेत प्रयास होना चाहिए कि अगर संगठन में किसी प्रकार से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको धक्का नहीं देना है कि और चढ़ा दो और मारपीट कर ले, नहीं, बल्कि उसको खींचना है वापस, कहीं भैया ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो जाए, ऐसी चीज़ें ना होने पाए। ठीक है। और समस्या को हल करने के लिए एक टीम के रूप में मिलकर काम करना चाहिए। ये बात एकीकरण की बात कहती है इनका सिद्धांत। चूंकि प्रत्येक सदस्य संगठन में अपनी भूमिका निभा रहा है, इसीलिए उनके परिणाम से संतुष्ट होने की अधिक संभावना होगी कि सबकी अपनी अपनी भूमिका है। ठीक है।
आगे चलते हैं हम लोग। आगे लिखा है, इसको छोड़ दीजिए, ये लाइन आगे लिखा है, एकीकरण के माध्यम से संघर्ष समाधान के लिए फोलेट का दृष्टिकोण अक्सर सभी पक्षों के लिए लाभकारी परिणाम उत्पन्न करता है। एकीकरण के माध्यम से भाई जब सब एक रहेंगे, ये टेंशन नहीं रहेगी हम उच्च पद पे हैं तुम निम्न पद पे हो, एकीकरण की भावना रहेगी, सब एक होकर काम करेंगे, तो संघर्ष समाधान के लिए फोलेट का दृष्टिकोण अक्सर सभी पक्षों के लिए लाभकारी परिणाम उत्पन्न करता है। उसकी पुश बनाम पुल, देखिए ध्यान दिया है, पुश बनाम पुल, ठीक है, अवधारणा, पुश बनाम पुल अवधारणा किसी संघर्ष की मौखिक इच्छाओं के बजाय उसकी अंतर्निहित जरूरतों के हर पक्ष को पूरा करने के महत्व को दर्शाती है। पुश यानी संघर्ष की स्थिति होगी और धक्का देंगे कि होने दो, और लकड़ी लगा देंगे। पुल मतलब एक माध्यम होगा, एकीकरण एक माध्यम होगा कि सब लोग एक रहेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी, संघर्ष की स्थिति नहीं पैदा होंगी, एक पुल के माध्यम से लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये होता है। प्रत्येक समूह की जरूरतों को पहचानना और संबोधित करना जो अक्सर संगत होते हैं, एक जीत परिणाम का कारण बन सकता है। एक जीत, दो बार चुका है, एक जीत परिणाम का कारण बन सकता है, ये बात। तो एकीकरण की भावना जो है बहुत ज़रूरी होती है कि संगठन में हर स्तर के जो कर्मचारी होते हैं उनमें एकीकरण की भावना होनी चाहिए, सब एक हो, कोई किसी के साथ पार्शलिटी न रखे। ये इनका प्रबंधन का सिद्धांत कहता है, मैरी पार्कर जी का। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। फिर उन्होंने दूसरा क्या बताया, शक्ति के साथ, पावर के साथ एक सख्त, बहुत ही सख्त पदानुक्रम स्थापित करने, दूसरों के ऊपर कुछ व्यक्ति को शक्ति सौंपने के बजाय फोलेट का मानना था कि नेताओं को सह सक्रिय शक्ति का अभ्यास करना चाहिए। क्या? सह सक्रिय शक्ति का अभ्यास करना चाहिए, ना कि पदानुक्रम के आधार पे कि हम सबसे बड़े पद पे हैं तो सबसे ज़्यादा ताकत हमारे पास है, हम जैसा कहेंगे तो वैसा करोगे। नहीं, सख्त पदानुक्रम स्थापित करने और दूसरों के ऊपर कुछ व्यक्तियों को शक्ति सौंपने कि ये कर्मचारी काम कर रहे हैं और तुम इसकी निगरानी रखोगे, तुम्हारा काम यही है, तो उसको शक्ति दे रहे हैं। कहा नहीं, ये नहीं, इसके बजाय क्या कहा है कि सह सक्रिय शक्ति का अभ्यास करना चाहिए। सह सक्रिय शक्ति यानी मिल करके शक्ति का उपयोग करना चाहिए, तभी वो एक्टिव रहेगा। ये नहीं किसी को सारी शक्तियां मिल गई हैं, किसी को कोई शक्ति नहीं मिली तो गड़बड़ हो जाएगा। सह सक्रिय शक्ति का अभ्यास करना चाहिए। अपनी टीम को नियंत्रित करने से बेहतर है कि उसे सशक्त बनाया जाए। अपनी टीम को नियंत्रित करने से बेहतर है उसे सशक्त बनाया जाए और इस तरह प्रत्येक सदस्य अगले सदस्य के समान ही मूल्यवान महसूस करेगा। कि जरूरी नहीं है कि आप कुछ लोगों पर किसी एक अधिकारी को बैठा दें और उसको शक्ति दे दें, नहीं, सशक्ति आपस में मिल करके शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। इससे जो सदस्य होंगे वो सभी लोग एक समान महसूस करेंगे कि यार वो भी हमारी तरह है, और ये बहुत मूल्यवान चीज होती है संगठन में। फोलेट के जो आगे हम बात करते हैं, फोलेट के दृष्टिकोण से यह उच्च स्तरीय कर्मचारियों और निचले कर्मचारियों को एक दूसरे पर नियंत्रण करने की कोशिश करना बंद करने और इसके बजाय एक संयुक्त मोर्चे के रूप में स्थिति को नियंत्रित करने का एक तरीका प्रदान करती है कि जब सभी को एक समान मानेंगे, किसी एक को ज़्यादा शक्ति नहीं मिलेगी, सभी लोग शक्ति का मिलकर इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, संयुक्त मोर्चे के रूप में काम करेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे और इससे स्थिति जो होगी बहुत बेहतरीन होगी संगठन में। फोलेट का जो ये दूसरा सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, शक्ति के साथ वाला, शक्ति के साथ दर्शन जबरदस्ती पारंपरिक शक्ति पर दृष्टिकोण का एक विकल्प प्रदान करता है। फोलेट का शक्ति के साथ जो दर्शन है वो जबरदस्ती पारंपरिक शक्ति पर
पारंपरिक शक्ति का मतलब जो परंपरागत तरीके से चली आ रही है कि संगठन में तुम निचले स्तर पे हो, हम तुमसे और बड़े पद पर हैं, ये परंपरागत तरीके से चला आ रहा है, तो सारी पावर मेरे पास होगी। इस शक्ति पर दृष्टिकोण का एक विकल्प प्रदान करता है। ये इसका एक विकल्प है कि परंपरागत तरीके से चला आ रहा है, ये सारे लोग हमारे अंडर में काम करेंगे, तो ये शक्ति हमारे पास है। नहीं, शक्ति का साथ ये चीज इसका विकल्प देता है, इसका विकल्प देता है कि नहीं, शक्ति के साथ ना कि शक्ति पर। ठीक है, आगे बात करें उत्तरार्ध में। प्रबंधकों के पास कर्मचारियों पर शक्ति होती है, पर्यवेक्षकों के पास प्रबंधकों पर शक्ति होती है, व्यवसाय मालिकों के पास पर्यवेक्षकों पर, प्रबंधकों और कर्मचारियों पर शक्ति होती है। देखिए यहाँ पे किसी उच्च स्तर से निम्न स्तर तक बताया है कि प्रबंधकों के पास कर्मचारियों पर शक्ति होती है, पर्यवेक्षकों के पास प्रबंधकों पर शक्ति होती है, व्यवसाय मालिकों के पास, इस संगठन का जो मुखिया होता है उसके पास पर्यवेक्षकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों तीनों पर शक्ति होती है। क्योंकि कई कर्मचारी नियंत्रित या संरक्षित महसूस करना पसंद करते हैं कि भैया ये हमारे अधिकारी है, लेकिन ये हमारे साथ गलत करेंगे तो हम इसके ऊपर जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, वो हमारे बॉस हैं। जैसे कॉलेज में क्या होता है, जैसे आप टीचर हैं तो आपका एक इंचार्ज होता है, इंचार्ज आपको आदेश देता है, लेकिन इंचार्ज जब आपकी बात नहीं मानता, आपका शोषण कर रहा है, तो आप वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर प्रिंसिपल होता है, फिर मैनेजर होते हैं, फिर डायरेक्टर होते हैं, इस तरीके से होता है। तो फोलेट का शक्ति के साथ सिद्धांत निचले स्तर पर मौजूद लोग, जो सबसे निचले स्तर पर काम करते हैं संगठन में, निचले स्तर पर मौजूद लोगों को अपमानित किए बिना स्थापित पदानुक्रम के सभी स्तरों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है कि निचले स्तर के लोग अपमानित ना हो, उनका ज़्यादा शोषण ना हो। इसीलिए कहता है कि शक्ति के साथ, यानी सभी लोगों को एक समान जो है वैल्यू देना। ठीक है, तो शक्ति के साथ और क्या होता है, मनोबल बढ़ाता है, मनोबल बढ़ाता है लोगों का कि सबको पावर मिली है, भले ही पदानुक्रम अलग अलग है, तुम उच्च पद पे हो, हम निचले पद पे हैं, लेकिन सभी को शक्ति मिली है। शक्ति के साथ ये मनोबल बढ़ाता है, अनुपस्थिति को रोक सकता है, पूरी कंपनी को, पूरे संगठन को समृद्ध कर सकता है। हालांकि फॉलेट ने पदानुक्रम संरचना को पूरी तरह से खत्म करने की मांग नहीं की है। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि फॉलेट साहब ने यह किया है कि संगठन में सभी को सहशक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, सभी को बराबर शक्ति हो, सभी को एक समान माना जाना चाहिए, अगर ये है तो क्या वो पदानुक्रम को खत्म करने की बात करती है कि जो उच्च पद है, मध्यम पद है, उसके नीचे पद है, क्या इसको खत्म करने की बात करती है? तो कहोगे नहीं, वो उसको खत्म करने की बात नहीं करती है, वह संगठनात्मक प्रारूप अभी महत्वपूर्ण है। लेकिन कर्मचारियों को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि व्यवसाय के लिए वो अपने प्रबंधकों की तुलना में कम मूल्यवान है, ऐसा उनको फील नहीं आना चाहिए। कंपनी के तुम बॉस हो, ये ठीक है, बिल्कुल सही है, आप कंपनी के बॉस हो, बिल्कुल सही है, आप प्रबंधक हैं, आप बिल्कुल सही है, हम कर्मचारी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बॉस है, जो प्रबंधक है, वो अपने कर्मचारियों का शोषण करे। नहीं, मैरी पार्कर फोलेट जी का सिद्धांत जो शक्ति के साथ है, उनका ये मानना है कि भले ही पदानुक्रम अलग अलग हो, तुम उच्च पद पे हो, ये निचले पद पे है, लेकिन सभी को एक समान माना जाना चाहिए कि जो वैल्यू प्रबंधक की है वही वैल्यू कर्मचारी की भी है, कि बिना कर्मचारी के कोई संगठन नहीं चल सकता। मैरी पार्कर फोलेट। ठीक है, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ताकि लोगों को अपना इंपॉर्टेंस पता रहे कि तुम ही अकेले नहीं हो, हम भी हैं। ठीक है, ये बात उन्होंने बताई है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। फिर तीसरा क्या था, सामूहिक शक्ति। तीन था ना, तीन सिद्धांत थे, अब यह है सामूहिक शक्ति। एकीकरण हो गया, शक्ति के साथ हो गया, और फिर यह समूह शक्ति। फोलेट ने कहा कि नेताओं को व्यक्तिगत शक्ति से अधिक समूह शक्ति को महत्व देना चाहिए। जो नेता शब्द मतलब यहाँ भाई संगठन कई तरह के होते हैं। ठीक है, संगठन कई तरह के होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक के एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं कि संगठन के जो मालिक होते हैं, जो नेता होते हैं, उन नेताओं को व्यक्तिगत शक्ति से अधिक
समूह शक्ति को महत्व देना चाहिए। उनका सिद्धांत बताता है कि सच्चे नेता, सच्चा लीडर इसे अपने पास रखने के बजाय समूह के लिए शक्ति बनाते हैं। सच्चा लीडर वही होता है, मैरी पार्कर फॉलेट जी के अनुसार सच्चा नेता, सच्चा लीडर वही होता है जो ताकत को अपने पास नहीं रखता, बल्कि ताकत को सामूहिक रूप से इस्तेमाल करता है कि समूह में जितने लोग हैं सभी को ताकत होती है कि अपने विचारों को, अपने तर्क को वो रख सकें। ये नहीं कि नेताजी हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उन्होंने बोल दिया ऐसा है तो ऐसा है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। ये बहुत जरूरी है। आखिरकार संगठन किसी एक व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं है, बल्कि श्रमिकों और ग्राहकों की पूरी कंपनी के लिए मौजूद होते हैं। संगठन किसी एक व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं है, बल्कि जो कर्मचारी होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनकी पूरी कंपनी के लिए मौजूद होते हैं। यदि यह निस्वार्थ मानसिकता बनी रहती है तो इसमें शामिल सभी लोग ऐसा महसूस करेंगे जैसे वो प्रतिस्पर्धा के बजाय एक ही टीम में है। ये होता है, जैसे वो प्रतिस्पर्धा के बजाय एक ही टीम में है, ऐसा महसूस करेंगे। तो समूह शक्ति यानी संगठन में किसी एक इंसान के पास ही शक्ति नहीं होनी चाहिए, शक्ति सामूहिक होनी चाहिए, सभी लोगों को शक्ति जो है प्राप्त होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं ये। फिर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा की कमी से भी सुरक्षा की भावना बढ़ती है, उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, जब जब समूह शक्ति काम करेगी, सभी लोग मिलकर के शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, किसी एक के हाथ में सारी शक्ति नहीं होगी, तो उससे प्रतिस्पर्धा की कमी ये होगी, कार्यकर्ताओं नेताओं में बहुत ज़्यादा विवाद नहीं होगा, तो इससे सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, प्रोडक्शन में ग्रोथ होगा। समूह शक्ति किसी संगठन के सदस्यों को एक साथ सफल होने और जीत में उत्साह और विफलता की जिम्मेदारी साझा करने में सक्षम बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहती है ये। तो ये मैरी पार्कर फॉलेट जी की थ्योरी थी। और मैं आपको बता दूं फिर से, यहाँ से क्वेश्चन जैसे बनते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे मैरी पार्कर फॉलेट जी के बारे में, तो डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, हालांकि बहुत एक आध बार पूछा है, याद रखिएगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ये याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष ये रचना है, द न्यू स्टेट ये रचना है, क्रिएटिव एक्सपीरियंस ये रचना है, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन द कलेक्टेड पेपर्स ऑफ मैरी पार्कर फॉलेट ये चारों रचनाएं, चारों कृतियां आपको याद रखनी है। अक्सर पूछे आते हैं यूजीसी नेट जरा पॉलिटिकल साइंस के पेपर में कि ये रचना किसकी है, जोड़े मिलान भी आता है, कभी कभी डायरेक्ट आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें या जीविका मैंने आपको ऐसे बता दिया, ऐसे कैसे इसके बारे में नहीं था। और ये इसके बाद ये यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जो इनकी थ्योरी है सिद्धांत में, ये मैरी पार्कर फॉलेट जी की सिद्धांतों का उपयोग कर 3 प्रमुख सिद्धांत बताए हैं, तीनों आपको याद रखना है। एकीकरण का सिद्धांत है, इसके बाद शक्ति के साथ, फिर इसके बाद तीसरा जो बताया है समूह के साथ। यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं कथन और कारण में। मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जिससे टॉपिक खत्म होगा हमारा, इसकी प्रैक्टिस भी मैं आप सभी लोगों के लेके आऊंगा, संगठन से जुड़े हुए प्रश्न, प्रबंधन से जुड़े हुए प्रश्न, ताकि आपको वो चीज करने में, प्रैक्टिस करने में आसानी महसूस हो। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जो भी छात्र छात्राएं यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रही हैं या कर रहे हैं, अगर उनका सब्जेक्ट भी अगर पॉलिटिकल साइंस है उनका सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और आप भी जून में, कब, जून 2024 में एग्जाम देने का मूड बना चुके हैं। नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। उसके लिए आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे देखिए 80% डिस्काउंट दिया गया है जनवरी तक, 1 से 2 जनवरी तक आपको डिस्काउंट दिया गया है, स्पेशल ऑफर। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी की, पीजीटी की, एलटी की, जीआईसी की, DSSS भी, अभी हमने कल इसका सिलेबस डिस्कस किया था टीजीटी का, जीडीसी, उत्तराखंड एलटी की, बिहार पीसीएस, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेट की बात हो रही है, केंद्रीय विद्यालय की बात हो रही है। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और कॉम्बिनेशन जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बनता है, चारों सब्जेक्ट उपलब्ध है। अगर आप इसकी क्लास करना चाहते हैं तो 2 जनवरी तक
80% सुविधा उपलब्ध है, आप लोगों के लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ एक बात मैं आपको यहाँ और बता दूं, जो भी विद्यार्थी लाइव क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए आप करना क्या है, 9628 95 92 37 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बिहार से लेकर के यूपी से लेकर के टीजीटी पीजीटी से लेकर दिल्ली टीजीटी पीजीटी DSSB और नेट JRF इन सभी एग्जामों के लिए है, LT के लिए है। साथ ही साथ अगर आप लाइव क्लास ना लेकर के रिकॉर्ड वीडियो लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हैं, तो वो सुविधा भी उपलब्ध है। आपको PDF नोट्स, क्लास और प्रैक्टिस सेट सभी अवेलेबल कराए जाते हैं। तो लाइव क्लास मतलब टीचर्स अकेडमी के ऐप पर आपको, जैसे अभी यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, कुछ दिनों बाद ये क्लास सिर्फ टीचर्स अकेडमी के ऐप पर चलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो चलेगी, यूट्यूब पर लाइव नहीं रहेगी। तो अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी आपको पूरा एक साथ मिल सकता है, या आप लाइव चाहते हैं, ऐसे ही क्लास पर डे चाहते हैं, तो वो आपको टीचर्स अकेडमी के ऐप पर मिलेगी कुछ दिन बाद। अभी 2-4 दिन यूट्यूब पर लाइव रहेगी, उसके बाद क्लासेस अनलिस्टेड हो जाएंगी। तो अगर आप लोग क्लास पसंद आई है, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो संस्था का नंबर जो मैंने बताया है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। कॉल के माध्यम से, कॉल बिजी है तो आप व्हाट्सअप छोड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक 10-15 मिनट बाद आप लोगों से मुलाकात होती है बिहार एस्टेट को लेकर के। हमने 2-3 दिन पहले बिहार एस्टेट पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बताया था। कल परसों में से क्लास ली थी टॉपिक वाइज, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है, जो बिहार स्टेट पॉलिटिकल साइंस में पहली हेडिंग है, पीजीटी में पहली हेडिंग है, उससे बात की थी। और आज हम उसके अगले टॉपिक पे लेकर के क्लास आ रहे हैं। अभी 5 बजे से यूट्यूब पे लाइव है। तो अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िएगा, बिहार स्टेट के लिए भी। धन्यवाद। 9628 95 92 37 पे अतुल जी अपना नाम लिख करके अभी व्हाट्सअप कर दीजिए। जो नंबर मैंने बताया आपको है 9628 95 92 37 आप व्हाट्सअप कर दीजिए। प्लस क्लास खत्म होती है, हम आपको कॉल बैक खुद कर लेते हैं डियर, ठीक है। वरना आप कॉल करके बोल दिए सत्या सर से बात करनी है, आपको बता दिया जाएगा, क्लास खत्म होते आपसे संपर्क हो जाएगा। वो किसी भी छात्रा के लिए है।